चलिए हम शुरू करते हैं नया चैप्टर नंबर 3, चार्ज ऑफ जीएसटी। ये हमारा जीएसटी का चार्ज क्या रहता है। इसमें जो हमारे पास पहले भी हम ये बात कर चुके हैं कि जो सेक्शन हम बोलते हैं वो सीजीएसटी एक्ट 2017 के हैं, अनटिल अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। मतलब अगर हमें कुछ नहीं कहा तो हम सीजीएसटी के टैक्स जो सेक्शन है उसके बारे में बात हम कर रहे होते हैं, ठीक है। और हम जो पढ़ रहे हैं जीएसटी, ये 30 अप्रैल 2023 के हिसाब से पढ़ रहे हैं। एग्जाम में 6 महीने पहले तक का आता है जो अपडेटेड है। मींस अगर आपके मई 24 में एग्जाम हो रहे हैं तो 1 नवंबर 23 तक जितना आ चुका है वो सब आपके लिए एप्लीकेबल है। तो इसका मतलब लगभग 5-6 महीने की अमेंडमेंट्स आपके लिए एप्लीकेबल होंगी, तो वो बार बार इसमें बाद में आ जाती है और बहुत मेजर नहीं आएंगी। और आरटीपी एक आता है एग्जाम से पहले, उसमें भी आती है कि ये चेंजेस है, तो वो हम तब उस समय कर लेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हमारा एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट ऑफ सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एक्ट, लिवाई एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी और कंपोजिशन लिवाई क्या होता है, ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन में पावर टू लिवाई टैक्सेस ड्रॉन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमें पता ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू पावर आई है, अमेंडमेंट भी हुआ था उसमें, ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था। तो इसके लिए 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था और प्रोविजन लाया था कि हम जीएसटी लगा सकते हैं गुड्स सर्विस और बोथ इंडिया में। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट वेट एंड सर्टेन स्टेट स्पेसिफिक टैक्सेस, सर्विस टैक्सेस वगैरह सब इसमें समा गए थे, है ना। ये सब हमने इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी पढ़ लिया है। The very basis for the charge of tax in any taxing state is the taxable event। तो ये बोल रखा है कि हम लोग जो टैक्स लगाते हैं वो टैक्सेबल इवेंट पे लगाते हैं, है ना। दैट इज द अकरेंस ऑफ द इवेंट जिससे ट्रिगर हो टैक्स। और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जीएसटी में सप्लाई एक ट्रिगर जो है इवेंट है, जो टैक्स लगता है वो सप्लाई पर लगता है। तो टैक्सेबल इवेंट जीएसटी में क्या है, सप्लाई। ये हम पूरा सेक्शन चैप्टर 2 पढ़ चुके हैं सप्लाई के बारे में जीएसटी में, ठीक है। और ये भी पढ़ चुके हैं कि सीजीएसटी, एसजीएसटी लगता है अगर विद इन द सेम स्टेट माल बेचा जाता है, और सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगता है अगर सेम यूनियन टेरिटरी में माल को बेचा जाता है या सर्विस को दिया जाता है। और अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट, एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी, एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी माल जाएगा तो वहां पर आईजीएसटी लगेगा। द प्रोविजन रिलेटेड टू लिवाई एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी सेक्शन 9 में बता रखा है। तो सेक्शन 9 हमें बताता है इसके बारे में, और सेक्शन 5 है आईजीएसटी एक्ट। तो हमें पता है कि हम सीजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट दोनों में बातें तो सेम लिखी हुई हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है केवल सेक्शन का, कि उसमें सेक्शन नंबर अलग है और उसमें सेक्शन नंबर अलग है। तो बाय डिफॉल्ट हमें ये भी पता है कि इस जो स्टडी मटेरियल में, इस सब्जेक्ट में ज्यादातर हम जो सेक्शन पढ़ रहे हैं वो कौन से पढ़ रहे हैं, सीजीएसटी एक्ट के, ठीक है। ये बात भी हम कर चुके हैं। Let us know now have a fundamental idea of intra-state supply and interstate supply. As a general rule, जहां पर लोकेशन सप्लायर की और प्लेस सप्लाई का सेम स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब सप्लायर है, सप्लायर जिस स्टेट में है, मान लिया सप्लायर दिल्ली में है, और
जहां पर माल जा रहा है वो भी दिल्ली में, तो इसे क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है। उसी तरीके से जहां पर सप्लायर की लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट में या डिफरेंट यूनियन टेरिटरी में या एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी में, तो उसको इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज कहते हैं। ये आपको पहले भी पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई एंड मीनिंग ऑफ लोकेशन और सप्लायर हैज बीन हैव बीन इलेबोरेटेड इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो डिटेल में चर्चा करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है और लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है। चैप्टर 4 प्लेस ऑफ सप्लाई पर एक अलग हमने बात करी है इसी मॉड्यूल में, और मीनिंग ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई भी डिटेल में उसी चैप्टर में बताया गया। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखने की है कि आपके इंटरमीडिएट लेवल पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कवर नहीं होता है। ठीक है, ये फाइनल लेवल पर कवर होता है ना। कस्टम, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट ये सब आपके इंटरमीडिएट कोर्स में नहीं है। कहीं कहीं बात आ जाएगी रिलेटेड तो अलग बात है, लेकिन कोर्स में ये सब कवर नहीं होता। तो डेफिनेशंस है, जैसे सेंट्रल टैक्स क्या होता है, तो सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो सेक्शन 9 में लगता है उसको हम सेंट्रल टैक्स कह देते हैं, है ना। इंटीग्रेटेड मींस द मतलब इंटीग्रेटेड सेंट्रल स्टेट, ये अलग अलग नाम होते हैं वो बता रखे हैं। गुड्स क्या होता है? मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, अदर देन, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मनी, सिक्योरिटीज, लेकिन इंक्लूड होता है एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास या थिंग्स अटैच टू लैंड, है ना, जो हम एग्री टू बी सेवर्ड बिफोर सप्लाई और अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होता है? सप्लाई ऑफ गुड सर्विस और बोथ इंक्लूडिंग ए डिजिटल प्रोडक्ट और ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर क्या होते हैं? जो डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, Amazon, फ्लिपकार्ट, ओला, उबर, है ना। एग्जेम्प्ट सप्लाई का क्या मतलब होता है? सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विस और बोथ विच अट्रैक्ट नील रेट ऑफ टैक्स। तो अगर हमारे पास कोई भी ऐसी सप्लाई जहां पर नील रेट टैक्स का लगता है ना, या होली एग्जेम्प्ट है सेक्शन 11 में, ठीक है, और इंक्लूड है नॉन टैक्सेबल सप्लाई, तो यहां पर क्या चीजें आ गई? एक तो वो आ गई जहां नील रेट है, एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब जहां नील रेट है, नंबर 1। नंबर 2 जो एग्जेम्प्ट है। नंबर 3 नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो 3 चीजें हैं, नील रेट, एग्जेम्प्ट एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई, यहां एंटर लगाने से भूल गए, ये क्लेरिकल एरर है, ये नेक्स्ट पॉइंट है। ठीक है, जैसे अलग अलग पॉइंट आ रहे थे ना, तो ये भी अलग पॉइंट था, लेकिन यहाँ एंटर नहीं लगाया। एंटर लगाना पड़ता है ना, जैसे ये अलग अलग है इलेक्ट्रॉनिक ये, तो यहाँ एंटर लगाने से रह गया, ये नया पॉइंट है। तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई का मतलब है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ विच इज नॉट लिवाइबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट और अंडर द आईजीएसटी। मतलब जिस पर टैक्स नहीं लगना है वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई होती है। ठीक है, ये कई जगह आगे यूज में आएगा। एग्रीगेट टर्नओवर, हम बार बार इसकी डेफिनेशन भी पढ़ने वाले हैं। तो एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब होता है एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज। अब देखो यहां लिखा है ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, इसका मतलब एक्सक्लूडिंग नॉन टैक्सेबल सप्लाई।
और नॉन टैक्सेबल सप्लाई है जो जिस पर टैक्स लगता ही नहीं है ना। और ये क्या क्या रखा है कि टैक्सेबल सप्लाई आएगी, ठीक है, एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। इसका क्या मतलब है ये समझो। देखो, रिवर्स चार्ज मैंने शायद पहले भी बताया हो, दोबारा बता देता हूँ। जनरली क्या होता है, मैंने आपको माल बेचा और आपने मेरे से माल खरीदा, आप मुझे जीएसटी की पेमेंट करेंगे, मैं उसको सेट ऑफ करके गवर्नमेंट को दे दूंगा जो भी देना है। ये नॉर्मल केस है। रिवर्स चार्ज में क्या होगा, मैंने आपको माल बेचा या मैंने आपको सर्विस दी, ठीक है, टैक्स आप गवर्नमेंट के पास जमा कराए, मैं नहीं। ये क्या है, रिवर्स चार्ज। रेसिपिएंट टैक्सेबल टैक्स जमा कराए। अब मेरे लिए है टर्नओवर, सेल की इसके लिए मेरे लिए जो भी मैं सेल कर रहा हूं। तो मन में यह आ सकता है कि टर्नओवर का मतलब होता है जिसपे जीएसटी लगता है, यह मन में आ सकता है। तो मान लिया मैं अपनी सेल को काउंट कर रहा हूं टर्नओवर में और आप अपनी सेल काउंट करेंगे, लेकिन आपके मन में यह आ गया जिसपे जीएसटी लगता है वो टर्नओवर होती है, और जो आप मेरे से परचेज कर रहे हो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से उस पे भी जीएसटी लग रहा है। तो कहीं आप अपनी परचेजेस को सेल में ऐड ना कर लें, सप्लाई में ऐड ना कर लें, इसलिए क्लेरिफाई करा है कि जिस पर आप रिवर्स चार्ज की वजह से टैक्स दे रहे हो वो आपकी तो परचेजेस है, आपकी सप्लाई थोड़ी ना है, तो उसको ऐड मत करो। तो ये ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि जो इनवर्ड सप्लाई आपके पास आई है, जो आपके परचेजेस है, वो आप उस पर जीएसटी दे रहे हो क्योंकि रिवर्स चार्ज लगता है आपके ऊपर, तो उसको आप टर्नओवर में ऐड मत करो। क्लियर? मीन्स, अब दोबारा से पढ़ते हैं, एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब है मीन्स। अब ब्रैकेट वाली आइटम को नहीं पढ़ेंगे। द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, फिर लिखा है एग्जेम्प्ट सप्लाईज, तो टैक्सेबल सप्लाईज को ऐड करो, एग्जेम्प्ट सप्लाईज को ऐड करो, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ उन्हें ऐड करो, इंटर स्टेट सप्लाई of person having the same permanent account be computed on all India basis, उसे भी ऐड कर लो। लेकिन अगर कोई टैक्सेस इन चीजों में इंक्लूड है उसे मत लो, जैसे कोई सेंट्रल टैक्स या स्टेट टैक्स या यूनियन टेरिटरी टैक्स, मतलब टैक्स की अमाउंट एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड नहीं होगी, और बाकी सब चीजों को ऐड कर दीजिए सेल को, चाहे वो टैक्सेबल सप्लाई है चाहे वो एग्जाम सप्लाई है, वो भी ऐड होगा, एक्सपोर्ट भी ऐड होगा, है ना, इंटर स्टेट सप्लाई विद इन द सेम परमानेंट अकाउंट वो भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसमें जीएसटी इंक्लूड है तो वो, या कोई और टैक्स इंक्लूड है तो वो ऐड नहीं होगा, तो एक्सक्लूडिंग टैक्स अमाउंट। इसका यूज आएगा कई जगह एग्रीगेट टर्नओवर का, तो हम वहां पर दोबारा से हम बात कर लेंगे इस बारे में, ठीक है। चलिए आगे है प्रेस्क्राइब्ड, तो जो प्रेस्क्राइब मतलब बताया होता है वो बात है। बिजनेस, अब बिजनेस का क्या मतलब होता है, अब आपको पता है बिजनेस का क्या मतलब होता है, लेकिन उसको थ्योरेटिकली तो बताना पड़ेगा ना। तो इन्होंने कहा है कोई भी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर, एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी वेदर और नॉट इज फॉर पेक्यूनियरी बेनिफिट, सब कुछ बिजनेस में आएगा। साथ ही साथ बी पार्ट में लिखा है एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन जो ए पॉइंट से रिलेटेड है, कनेक्टेड है, चाहे वो इंसिडेंटली कनेक्टेड हुई है चाहे एंसिलरी कनेक्टेड है, वो सब भी आ जाए।
मतलब आपने कोई काम किया, वो आप नॉर्मली काम नहीं करते हैं, बाई चांस आपने काम किया तो वो भी आ जाए। मान लिया आप कार बेचने का, सेकेंड हैंड कार बेचने का काम करते हैं, तो एक इंसान आया और आपसे कहा यार आप गाड़ी बेचते हैं। आपने कहा आपके तो सबसे जान पहचान है, मुझे पुराने टायर चाहिए। आपने कहा ये काम थोड़ी ना करता है। आपने कहा प्लीज करा दो। आपने उसे अरेंज करा दिया, 500 रुपए आपने बीच में मान लिए कमाई के। तो वो क्या है? वो भी बिजनेस ही तो है। बिजनेस से रिलेटेड है, इंसिडेंटल है, कनेक्टेड है, नहीं है, सब कुछ आ जाएगा। वो नहीं होता वेजरिंग एग्रीमेंट जैसे सट्टेबाजी या तुक्का लगाना कि भैया चल मैच, प्रेडिक्शन, हाँ वो सब वेजरिंग एग्रीमेंट्स हो जाते हैं ना, वो सब आ जाते हैं। अब मान लिया मैंने काम धंधा खोल दिया कि भैया गेम खिलाओ या फिर सट्टेबाजी करो, इलीगल है लीगल है वो बात की बात है, तो वो सब भी दायरे में तो आ गया ना, बिजनेस के दायरे में। वो आगे क्या होगा वो बातचीत बात की, पहले क्या होता है सारी चीजों को इंक्लूड किया जाता है, फिर आगे होता है पहले इंक्लूड तो कर ले, फिर आगे देखेंगे उसका क्या करना है। वरना क्या, जैसे इनकम टैक्स है, अब आपने कोई इलीगल एक्टिविटी करी, इलीगल बिजनेस है आपका, तो क्या इनकम टैक्स नहीं लगेगा? लगेगा। आप बताओगे तो हो नहीं, तो जब रेड पड़ेगी आपके ऊपर तो पता चला कि आपने इनकम टैक्स 50 लाख पे इनकम टैक्स नहीं दिया, तो आप ये कह के नहीं बच सकते ये तो इलीगल बिजनेस है। तो इनकम टैक्स लीगल इलीगल पे भेदभाव नहीं करता है, वो आपके ऊपर टैक्स तो लगाएगा ही लगाएगा। ऐसे ही सारी चीजों को ले लिया पहले और बहुत सारी बातें बताई, कुछ छूटेगा थोड़े ना। एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन वॉल्यूम के हिसाब से नहीं देखोगे, आप कहोगे कि भैया हमने तो पूरे साल में एक या दो बार ही हमने काम करा, ये तो ये बिजनेस थोड़े ना होता है। नहीं भैया, वॉल्यूम को नहीं देखेंगे हम, फ्रीक्वेंसी नहीं देखेंगे, कंटिन्यूटी नहीं देखेंगे, रेगुलरिटी नहीं देखेंगे, बस एज से रिलेटेड हो तो बिजनेस में आ जाएंगी दायरे में। सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स, चाहे वो कैपिटल एसेट हो, सर्विसेज हो, बिजनेस के शुरुआत या बिजनेस के एंड करने से रिलेटेड, वो भी सब बिजनेस एक्टिविटी में आ जाएंगी। इसके अलावा कोई क्लब है, एसोसिएशन है, सोसाइटी है जो मेंबर को बेनिफिट देने के लिए कोई भी काम कर रही है ना, चाहे सब्सक्रिप्शन लेके या बिना कंसिडरेशन के, सारी चीजें आ जाएंगी। एडमिशन और कंसिडरेशन इन प्रेमाइसेस, आपने एक म्यूजियम खोल रखा है, आपने टिकट लगा रखी है, आप ट्रेड फेयर जाते हैं टिकट खरीदते हैं, थिएटर में टिकट खरीदते हैं, वो भी सब बिजनेस एक्टिविटी में आएंगी, कुछ छोड़ेंगे थोड़ी ना, तो सारी चीजें आ जाएंगी, है ना। सर्विसेज सप्लाइड बाय पर्सन एज द होल्डर ऑफ एन ऑफिस इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, रेस क्लब एक्टिविटी है, कोई लाइसेंस है उससे रिलेटेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई एक्टिविटी है, लोकल, मतलब अब आप कुछ भी काम करोगे वो सब कुछ कवर ही हो ही जाएगा इसके अंदर। कंसिडरेशन हमारा एक एसेंशियल एलिमेंट होता है, एक्सेप्शन होते हैं अलग बात है कि भैया बिना कंसिडरेशन के भी हम लोग उसे सप्लाई मान लेते हैं, लेकिन जीएसटी लगाने के लिए हमने शुरुआत में क्या पढ़ा था, कंसिडरेशन होना जरूरी है, सप्लाई होनी चाहिए, रिलेटेड टू फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, तो कंसिडरेशन होना चाहिए, ये हम पहले भी पढ़ चुके कि कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है। तो रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस बोथ, कोई पेमेंट करी है या करनी है, पैसे में या अदरवाइज, ठीक है, वो सब कुछ आ जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से पैसा कुछ दे रहे हैं सर्विसेज के लिए, कोई मॉनेटरी वैल्यू कोई काम कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें हम पहले भी देख चुके हैं कि इसके अंदर आ जाती है कंसिडरेशन। पर्सन कौन होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं, है ना। रेसिपिएंट कौन होता है जिसको सर्विस प्रोवाइड होती है, ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो दोबारा बार बार उसको करने का कोई यूज नहीं है। एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट ऑफ जीएसटी लॉ, तो ये कहाँ अप्लाई होता है,
तो शुक्र है अब कम से कम ऐसे तो हो गया कि पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है, ऐसा तो नहीं आता एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। तो अब सब कुछ अप्लाई है पूरे इंडिया पर, तो इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर भी ये अप्लाई हो जाएगा। इंडिया का क्या मतलब है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से टेरिटरी बताई गई है, जमीन, पानी, हवा, वो सारी चीजें बताई गई, ठीक है ना। तो अब ये सारी चीजें हमारी, वरना भैया लोग बड़े कलाकार हैं, पानी के अंदर जाकर के सेल कर दी, परचेज कर दी, कह जी ये तो है ही नहीं तो सब कुछ आ जाएगा। स्टेट जीएसटी लो, ठीक है। तो रेस्पेक्टिव जो भी स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है, अपने अपने एरिया के जो लॉ होते हैं, स्टेट लॉ, वो सब हमारे स्टेट जीएसटी लॉ कहलाते हैं ना। तो जैसे महाराष्ट्र का जीएसटी एक्ट होगा तो महाराष्ट्र में ही एप्लीकेबल होगा वो, ठीक है। इंटीग्रेटेड पूरे इंडिया पर अप्लाई हो जाता है। अब यहां पर क्या है, थोड़ा सा फर्क है स्टेट जीएसटी में और यूनियन टेरिटरी में, थोड़ा सा फर्क है, उसे ध्यान से समझते हैं, बड़े ध्यान से। देखिए यूनियन टेरिटरी जो टैक्स एक्ट है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, यूटीजीएसटी जो है, वो यूनियन टेरिटरीज पर एप्लीकेबल होता है। तो यूनियन टेरिटरीज का क्या मतलब है, एक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, एक है लक्षद्वीप, एक है दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, एक है लद्दाख, एक है चंडीगढ़, और अगर कोई अदर टेरिटरी जो बाद में अगर गवर्नमेंट कहेगी ये यूनियन टेरिटरी है तो। यूनियन टेरिटरी का मतलब है कि ये हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, ठीक है ना। तो ये स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट अलग से स्टेट भी नहीं है, ये इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट करती है कवर। तो ये सारी चीजें हमारी कहां पर आती है, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स में, ठीक है। ये विदाउट लेजिस्लेचर है यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज भी दो तरीके की है, ये विदाउट लेजिस्लेचर है जो हमारी 5 है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव। इसमें चाहे ज्यादा जगह अवेलेबल है लेकिन पॉइंट 5 ही है, लद्दाख और चंडीगढ़। हमारे पास 2 3 ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं जो विद लेजिस्लेचर हैं और उनको स्टेट एक्ट में ही कवर किया गया, जैसे दिल्ली, जैसे पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। तो ये 3 यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर है, तो ये स्टेट लॉ में आती है इवन दो ये यूनियन टेरिटरी। और जो बाकी की यूनियन टेरिटरी है, यहां पर देखो, यहां पर कोई चीफ मिनिस्टर नहीं हो रहा है अलग से, जबकि हमारा दिल्ली में अलग चीफ मिनिस्टर है, पूरा हिसाब किताब है। तो अब हम बहुत ज्यादा तो पॉलिटिक्स में या उसमें नहीं जा सकते, लेकिन ये 3 दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर स्टेट में आएंगी, और बाकी की जो 5 पॉइंट है ये हमारे यूनियन टेरिटरी में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो एक क्विज टाइम है, और इसमें एक पॉइंट है, सुधाकर एंटरप्राइज ने एक इंट्रा स्टेट सप्लाई करी है जहां पर सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगा है। तो हमसे पूछा है कि कहाँ हुआ होगा, दिल्ली में। दिल्ली में यूटीजीएसटी लगेगा या एसजीएसटी लगेगा, पुडुचेरी में, जम्मू एंड कश्मीर में, और लद्दाख में। तो इसका मतलब सी, लद्दाख में हुआ होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स में नोट दैट द erstwhile state of Jammu Kashmir has been reorganized into Union Territory of
Jammu Kashmir with legislature and Union Territory of Ladakh. What is the Jammu Kashmir Reorganization Act? तो हमारा विदाउट लेजिस्लेचर है. Further, while Union Territory of Dadar Nagar Haveli, Daman Diu have been merged into a new Union Territory Dadar and Nagar Haveli. Why the Dadra and Nagar, मतलब ये अंदर की बातें बता रखी है, हमें कुछ नहीं. ठीक है. अब है हम सेक्शन 9 पर, जो बात करता है लिवाई एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी. तो ये सारी चीजें हमें जानकारी लगभग है. सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 1 सीजीएसटी एक्ट 2017 सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, मतलब सबसेक्शन 2 को छोड़ दिया जाए. देयर शैल बी levied a tax called the Central Goods and Service Tax (CGST) on all intra-state supply or service or both, ठीक है, except on the supply of alcoholic liquor for human consumption on the value determined under section 15. section 15 में वैल्यूएशन होगी. भाई टैक्स किस पर लगाया जाए? सप्लाई की वैल्यू पर. वैल्यूएशन कैसे आएगी वो भी तो बताना पड़ेगा. तो वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई अलग चैप्टर में हम सीखेंगे. तो सेक्शन 15 में बता रखा है एंड एट सच रेट, और रेट भी लगेगा उस पर, नॉट एक्सीडिंग 20%. मतलब सीजीएसटी आधा लगता है ना, आधा सीजीएसटी होता है, आधा एसजीएसटी या यूटी जीएसटी. तो लिखा सीजीएसटी लगेगा इंट्रा स्टेट सप्लाई, मतलब जो विद इन द सेम स्टेट सेल हो रही है, और ये 20% से ज्यादा नहीं हो सकता. इसका मतलब टोटल टैक्स 40% से ज्यादा नहीं हो सकता मैक्सिमम, क्योंकि ये 20% बोला है तो टोटल मिला करके 40% से ज्यादा नहीं हो सकता है ना. एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल एंड collected in such manner as may be prescribed and shall be paid by the taxable person. आज 12 अक्टूबर है. 2-3 दिन पहले अभी एक मीटिंग हुई है जीएसटी की, यही जो है ना काउंसिल की, और उन्होंने कुछ चेंजेस करे हैं. तो जैसे ब्रांडेड, पहले आटे पर इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया था, अब 18% कर दिया था, उसको घटाकर अब 5% कर दिया. तो ये सारी चीजें आपके लिए इतनी मैटर नहीं करती है. रीजन बीइंग, ये सपोज ये नहीं माना जाता है कि भाई आपको टैक्स याद रखने हैं सारे, आपको तो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो हाँ जीएसटी का रेट दे रखे होगा. तो अगर उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं तो आधे से ज्यादा चेंजेस तो इसलिए इररिलेवेंट हो जाते हैं क्योंकि उसका आपके लिए कोई लेना देना होता नहीं है. ठीक है ना. तो इन्होंने कहा है कि आप सबसेक्शन 2 को छोड़ दें तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के अलावा सब पर जो विद इन द सेम स्टेट जो भी सप्लाई होगी उस पर हमारा सीजीएसटी लगेगा, और वो 20% से ज्यादा नहीं. सबसेक्शन 2 क्या कहता है? द सेंट्रल टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पीड नेचुरल गैस टर्बाइन शैल बी levied with effect from such date as may be notified. तो नंबर 2 में बता रखा है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जिस दिन से बोला जाएगा उस दिन से इस पे भी लगेगा, क्योंकि अभी तक बोला नहीं गया है तो लगेगा. एक समय आएगा 5 साल 10 साल 15-20 साल बाद सब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएंगी, इनकी सेल ना के बराबर हो जाएगी, तो जनता को खुश करने के लिए हो सकता है कह दें भैया इस पे भी जीएसटी, ताकि पूरी दुनिया, पूरे इंडिया में एक ही रेट हो जाए. अभी हमारा हर स्टेट में अलग रेट है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फिर एक रेट हो जाएगा. द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल नोटिफाई कर सकती है, कोई स्पेसिफाई कर सकती है कैटेगरी जिस पर रिवर्स चार्ज बेसिस से रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विस को उसको
टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रिवर्स चार्ज के हिसाब से गवर्नमेंट कह सकती है। द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल स्पेसिफाई कर सकती है क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन who shall in respect of supply of specified category of goods or service or both received from unregistered supplier pay the tax on reverse charge basis as the recipient of such supply। देखो सपोज क्या हुआ, मैंने आपसे माल खरीदा और आप हो अनरजिस्टर्ड। जीएसटी कौन कलेक्ट कर सकता है? याद रखना, जो अभी अब रजिस्ट्रेशन का चैप्टर अलग है। जीएसटी केवल वही कलेक्ट कर सकता है जो रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड सप्लायर। आप कौन है? अनरजिस्टर्ड सप्लायर। तो आपने मुझे सप्लाई किया तो आपको जीएसटी नहीं देना। इसका लोग फायदा उठा सकते हैं अलग अलग तरीके से। बहुत सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन अलग अलग करा दिया, एक बार उससे बिल बनवा, तब कुछ ना हो। तो ये कुछ लोगों के लिए कह सकते हैं कि अगर मैं अनरजिस्टर्ड से खरीद रहा हूं, मैं कौन हूं? रजिस्टर्ड। तो मुझे रिवर्स चार्ज के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट कह सकती है, किन लोगों के लिए ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कर सकती है कैटेगरी ऑफ सर्विसेज द टैक्स ऑन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ विच शैल बी पेड बाय इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर if such services are supplied through it and all the provision of act shall apply to the electronic commerce। ये क्या है? आप उबर ओला का एग्जांपल लीजिए। मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूं और मेरी टैक्सी रजिस्टर्ड है ओला उबर्स, और मैं क्या करता हूं? लोगों को सर्विस देता हूं। तो मैं कौन हूं? सप्लायर। तो मैं सप्लायर हूं और मैं सर्विस दे रहा हूं, तो मेरे पे मुझे जीएसटी कलेक्ट करके जमा कराना चाहिए। लेकिन मैं हूं ड्राइवर, गरीब आदमी, मैं कहाँ जीएसटी वीएसटी कलेक्ट करता रहूंगा? तो दिक्कत है। दूसरी समस्या, हम कहीं जो रेसिपिएंट है वो दे दे। अब एक गांव से आया आदमी शहर में, उसने टैक्सी करी एक जगह से दूसरी जगह, क्या वो जीएसटी देगा? तो ना तो ड्राइवर से प्रैक्टिकल फिजिबल है हम जीएसटी कलेक्ट करें, और ना ही सर्विस रेसिपिएंट से कलेक्ट करना वहां पर फिजिबल है। लेकिन ये ड्राइवर ओला उबर से कनेक्टेड है, तो ओला उबर तो बहुत बड़े लोग हैं, उनसे कहेंगे तुम्हारे पास पूरा हिसाब है, पैसा भी तुम्हारे पास ही आ रहा है, और तुम आगे कमीशन काट कर दे रहे हो ड्राइवर को, जीएसटी तुम दोगे। बराबर। अब क्यों गवर्नमेंट इन सबको बढ़ावा देती है? क्यों आज अमेजोन फ्लिपकार्ट इतने पॉपुलर और फेमस है? क्यों गवर्नमेंट का कलेक्शन जीएसटी का बढ़ रहा है? हम बहुत ज्यादा कहते तो हैं कि गवर्नमेंट की नीतियां खराब है, ऑनलाइन को बढ़ावा दे रही है। उस बेचारे अड़ोसी पड़ोसी दुकानदार की क्या दिक्कत है, जो बेचारा गरीब आदमी दुकान खोलकर बैठा है? जो सो कोल्ड बेचारा गरीब आदमी है जो दुकान खोलकर सामान बेच रहा है, ये चोरी करता है टैक्स की। आप किसी दुकान पर गए, आपने 1000 रुपए का किराने का सामान खरीदा, उन्हें कागज पे लिखा इतना इतना टोटल, हाँ भाई पैसे लिए, क्या उसने आपको टैक्स इनवॉइस दिया? क्या उसने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करा रखा है? करा भी रखा है तो वो आपको कुछ नहीं देगा। क्यों? आधा जो माल उसने आपको बेचा, आधे से ज्यादा नंबर 2 में बिना जीएसटी दिए वो खरीदा है उसने। तो गवर्नमेंट को इन लोगों से टैक्स का बड़ा नुकसान होता है। लेकिन अगर मैं किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, चाहे मैं सब्जी मंगाऊं, चाहे मैं ब्रेड मंगाऊं, कुछ भी मंगाऊं, उस पर जीएसटी दिया जाएगा। ब्लिंकिट है, जेप्टो है, पता नहीं क्या क्या है, अमेजोन से भी, पेटीएम से भी। अब मुझे क्या है, मुझे सब्जी मंगानी है, मुझे टमाटर आलू प्याज मंगाना है,
ऑनलाइन मंगाऊंगा। अब जो बाहर ठेले पे दे रहा है, क्या ये गवर्नमेंट को टैक्स देगा? लेकिन जो मेरे घर पे डिलीवरी करने आ रहा है वो गवर्नमेंट को जीएसटी की पेमेंट करे। कौन? तो ये लिखा तो है ना जी। देखो, बिल आया, आपने पेमेंट किससे करी? तो उससे कहा ना कि तुम टैक्स, जो आपने टैक्स कलेक्ट किया वो जमा करा दो हमारे पास। क्या दिक्कत है इसमें? पैसे तो उसी के पास जा रहे हैं, तो जीएसटी जमा करा दो। और बाहर ठेले से आप कुछ खरीदोगे, वहां जीएसटी क्या बिल ही नहीं है। तो गवर्नमेंट को ये पता चल गया कि अगर देश को आगे बढ़ना है तो भैया इन सबको तो बढ़ावा देना पड़ेगा। लेकिन इससे नुकसान तो है, जो पुराने ढर्रे पर चल रहा था बिजनेस वो तो खत्म हो रहा है। वो कैसे compete करे, बहुत समस्या है। तो इस समस्या का तो आगे समाधान यही है कि जो आज ठेले पे सब्जी बेच रहा है, कल को वो मोटरसाइकिल या स्कूटी चलाकर उनकी डिलीवरी करेगा। लोगों के लिए फ्यूचर में क्या है, अपना काम ना करके नौकरी करेगा। ये पहले से भी काफी हो चुका। पहले अपने काम छोटे मोटे बहुत होते थे, आजकल लोग नौकरी की तरफ ज्यादा। पुराने लोग जिनके घर में बिजनेस है उनके बच्चे भी आजकल जॉब करने, क्योंकि वहां पर पैसा भी ज्यादा है, टेंशन भी कम है। बस जॉब चलती रहे तो टेंशन कम है। सैटरडे संडे अगर छुट्टी मिल जाती है, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो सैटरडे संडे छुट्टी है। तो अगर बहुत अच्छा काम है, बहुत बड़ी बिजनेस है, तो छुट्टी का मतलब छुट्टी है। लाला वाला हिसाब छोटा मोटा नहीं है कि आपको बार बार परेशान कर रहे हैं, क्या छुट्टी है आपकी। तो सैटरडे संडे आप जो मर्जी करिए। लेकिन बिजनेसमैन जो है वो तो 24 घंटे लगा रहता है, तो मन की शांति नहीं है, दुकान छोड़कर नहीं जा सकता। बहुत सारी समस्या है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है ना। इनकम अगर बिजनेस चलेगा तो ज्यादा है। देखो, जॉब करने में क्या होता है, जॉब करने में क्या होता है, आपकी जेब से जाएगा नहीं, कुछ नुकसान नहीं होगा, तो रिस्क क्या है? जीरो। बस नौकरी ना चली जाए, वरना रिस्क नहीं है आपका। बिजनेस में आपने 20-50 लाख रुपए लगाए, अब उसके बाद भी गारंटी नहीं है आपके पास कुछ अर्निंग होगी या नहीं। ये हाई रिस्क है। तो हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न, ये तो होता ही है। लेकिन कई बार लो रिस्क में भी हाई रिटर्न आ जाती है, कई बार हाई रिस्क में भी लो रिटर्न आ जाती है, या लॉस भी हो जाता है। तो इसलिए अब गवर्नमेंट अगर इन इलेक्ट्रॉनिक प्रोवाइडेड कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है does not have a physical presence in the taxable territory, any person representing such electronic commerce operator for any purpose in the taxable shall be liable to tax provided। ये इसके बारे में अभी हम बहुत सारी बातें पढ़ेंगे, अभी आपको बस ये समझना है कि इनके थ्रू टैक्स ले लिया जाए। ठीक है, सेक्शन 5 क्या कहता है, आईजीएसटी एक्ट का। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, हम सेक्शन 9 पढ़ रहे थे, सीजीएसटी एक्ट का। सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 9 पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 5 आईजीएसटी एक्ट का। तो आप देखेंगे वही है। देखो क्या कह रहा है, सेक्शन 1 के सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2 हम लगाएंगे आईजीएसटी एक्ट इंटर स्टेट सप्लाई पर एक्सेप्ट ऑन अल्कोहलिक लिक्वर, वही सारी लैंग्वेज है। सेकंड में क्या लिखा है, पेट्रोलियम क्रूड पर जब से कहा जाएगा तब से लगेगा। थर्ड में क्या बोल रखा है कि हम ये बताएंगे कि रिवर्स चार्ज पे किस पे लगेगा। फोर्थ में क्या बोल रखा है कि हम ये बताएंगे कि अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड से खरीदता है तो उस पर रिवर्स चार्ज के हिसाब से लगेगा। फिफ्थ में क्या बता रखा है कि कुछ कैटेगरीज है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो सारे का सारा सेक्शन सेम है, बस सेक्शन 9 कहता है
विद इन द सेम सप्लाई पर, और ये क्या कहता है, इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है, और यहां पर 40% लिखा है, वहां 20% था क्योंकि वो आधा है, ये पूरा है IGST, इसलिए यहाँ 40%। तो अगर हम इसको एनालाइज करें तो क्या पता चलता है, CGST लगता है विद इन द सेम स्टेट, है ना, और अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को छोड़कर, है ना, रेट 20% से ज्यादा नहीं हो सकता है। इंटर स्टेट सप्लाई पर IGST लगता है, रेट 40% से ज्यादा नहीं हो सकता है। इन पर नहीं लगेगा अभी, ये बात भी हो चुकी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर। टैक्स पेबल ऑन सप्लाई और अंडर रिवर्स चार्ज, कि जहां पर नोटिफाई करा है गवर्नमेंट ने वहां पर, या जहां पर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है और सप्लायर अनरजिस्टर्ड है वहां पर, जो स्पेसिफाइड कैटेगरी है। तो इन दो जगह पर रिवर्स चार्ज के हिसाब से इसका कॉन्सेप्ट अब डिटेल में पढ़ना है। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बहुत अच्छे से डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अभी हम लगभग जो हमने पढ़ा है सेक्शन 9 और सेक्शन 5, ये आता तो था ही हमें पहले से, लेकिन वो सेक्शन में पिरोकर बता दिया कि इस सेक्शन में ये